नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो चीन के बारे में है कि चीन का वन चाइल्ड पॉलिसी जो आया है वो कैसे अब उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आगे आने वाले समय में एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उसके साथ में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो सेंसरशिप के बारे में है। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल, उसके साथ में एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, उसको लेकर कुछ सवाल उठाए दिए गए, जिनके ऊपर ये की जा रही है, उनने इस पे कुछ सवाल उठाए। तो इससे संबंधित हम हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की जो वाक स्वतंत्रता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए जो प्रतिबंध है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बारे में भी बात करेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों की चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले ये लॉ के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है, उन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो यह है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरपर्सन, नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो है नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन बी है अनुपम खेर, ऑप्शन सी परेश रावल, ये ऑप्शन डी बोमन ईरानी। आपका जो भी उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उसके साथ में आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो यह है कि एक अनियंत्रित भाषण किसी भी समाज के सामाजिक सद्भाव पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। बोलने की या जिसे हम वाक स्वतंत्रता कहते हैं और उससे जुड़े प्रतिबंधों से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उन पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करें। आपका उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जो कि है चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, और ये कैसे उनकी आर्थिक ग्रोथ को, आर्थिक विकास को रोक सकती है, उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो आज से करीब 40 साल पहले 1979 में चीन में वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, जिसे शॉर्ट में ओसीपी कहा जाता है। ये वहां की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से आ गई, उन्हें इसे इंट्रोड्यूस करा। तो ये राइटर बताते हैं इस आर्टिकल में कि ये जो इनका वन चाइल्ड पॉलिसी था, ये आने वाले समय में चीन के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही हानिकारी हानिकारक कारक सिद्ध हो सकता है। तो हम इस आर्टिकल को डिस्कस करने के पहले एक उद्देश्य ये बन जाता है कि भारत की दृष्टि से ये कैसे रिलेवेंट है, कैसे संबंधित है। हमारे देश में भी हम जनसंख्या विस्फोट की, जनसंख्या ज्यादा होने की समस्या की बात कर रहे हैं कि संसाधन कम है, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जब भी हम जनसंख्या कंट्रोल की बात करें तो हमको कुछ पिछले उदाहरण देखने की जरूरत है। जो दूसरे देशों में जो पॉलिसी आई है उसको भी हमको देखते हुए कदम उठाने की जरूरत है, उनसे सीख लेके कदम उठाने की जरूरत है। तो भारत के अगर हम हिसाब से बात करें तो 1980 में जब चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, उसी के बाद में एक साल बाद ही 1980 में, करीब 40 साल पहले, हमारे दो कैंपेन चलाया गया। ये स्लोगन बड़ा फेमस भी हुआ था, जिसमें बच्चों की जो सीमा है वो केवल 2 तक सीमित करने की बात की गई और परिवार नियोजन जो है, फैमिली प्लानिंग जो है, उसे भी काफी प्रमोट किया गया। उसके साथ में अभी हाल ही के वर्षों में देखें तो 2016 में प्रहलाद सिंह पटेल जो दमोह के सांसद हैं, उनके बीजेपी के, उनके द्वारा एक प्राइवेट मेंबर बिल अपने संसद में रखा गया। उसके साथ में शिवसेना के जो एमपी है, जो सांसद है अनिल देसाई द्वारा, उनके द्वारा भी 2020 में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा गया जनसंख्या नियंत्रण से। तो आप जान सकते हैं कि ये सिर्फ एक हमारे आम लोगों की चर्चा नहीं, या तो सिर्फ ये न्यूज तक ये चर्चा नहीं रह गई, ये संसद में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, और उसके लिए तो प्राइवेट मेंबर बिल्स भी 2 मेंबर्स द्वारा इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं। 2017 में असम में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। ये पहला स्टेट बना जिन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट की गई कि आपको ये सरकारी नौकरी तभी मिल सकती है तब आप ये 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करते हैं। तो चलिए चीन के लिए ये क्यों हानिकारक और क्यों एक पॉलिसी ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक फेलियर बन सकता है, राइटर ने कुछ उदाहरण दिए, कुछ बिंदु बताया है, उन्हें देखते हैं। तो चीन में अगर अभी हम प्रति महिला बर्थ की बात करें, हर महिला पे कितना बर्थ होता है चाइल्ड का, उसकी बात करें तो ये अभी 1.6 पर है 2017 के अनुसार। वही हम यूएस और इंडिया में देखें तो ये
1.177 यूएस में है और भारत में ये 2.24 है। तो अगर आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको आपको रिप्लेस करना है तो माना जाता है कि आपको 2.1% जो आपका बर्थ पर वुमेन है प्रति महिला जो बर्थ है वो 2.1 होना चाहिए। क्योंकि 2.1 इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे अगर हम कोई भी एक दंपति लेते तो दो लोगों अगर दो और उनके और दो बच्चे होते तो हम रिप्लेसमेंट लेवल एक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ठीक है महिलाओं के फीमेल की जो जनसंख्या है वो थोड़ी कम ही होती है पुरुषों से, इसलिए हम उसको थोड़ा ज्यादा 2.1 लेते हैं। तो उसके पीछे ये कारण है कि हम क्यों रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 देखते हैं। तो भारत की दृष्टि से तो ये थोड़ा ज्यादा है, यूएस भी करीब उसके पास में है, पर चीन में ये सबसे कम है, जिससे ये पता चलता है कि इनकी जनसंख्या आगे आने वाले समय में कम हो सकती है। तो वही चीन की अगर हम एज्ड वयोवृद्ध जो उनकी जनसंख्या है उनकी बात करें जिन्हें हम 65 वर्ष से ज्यादा मानते हैं, तो जहां ये 2010 में 10% के दर से बढ़ रही थी, वही 2050 में ये माना गया है कि वो 32.6% की दर से बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं 10% से 32.6% जब इनकी वयोवृद्ध जनसंख्या है वो बढ़ेंगी तो वहां पर कितने ज्यादा आश्रित लोग हो सकते हैं। वही भारत के हिसाब से देखें तो भारत में ये 5.6 2010 में थी और वही 14.2% 2050 में होने की आशंका है। अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें तो वहां पे ये 14.6 2010 में थी और आगे चल के ये 23.2 हो जाएंगी 2050 तक। तो भारत और यूएस की अगर दृष्टि से देखें तो ये काफी कंट्रोल्ड है। ठीक है कि इतनी ज्यादा हमारी आश्रित जनसंख्या नहीं पड़ेंगी, पर चीन में ये काफी ज्यादा बढ़ रही है। 1/3 तक जनसंख्या का जो है उनका ग्रोथ हमको वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। उसके साथ में दो चाइल्ड की अगर हम पॉलिसी भी लेते हैं जो चीन ने 2016 में लाई, के आने के बावजूद भी जो ये बर्थ पर वुमेन है प्रति महिला जो शिशु का बर्थ होता है उसे देखे तो वो भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। माना जाता है कि ये काफी लाते लाते चीन ने देर कर दी और इस परिस्थिति को समझने के लिए उन्होंने काफी विलंब कर दिया। उसके साथ में इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपका व्यय बढ़ेगा, आपका व्यय बढ़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य सेक्टर में आपका व्यय बढ़ेगा। उसके साथ में जो सोशल वेलफेयर स्कीम है जो सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्कीम्स रहती है जो समाज के उद्धार के लिए लाई जाती है, उनका खर्च बढ़ेगा, उनका व्यय बढ़ेगा। उसके साथ में पेंशन भी काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर उसका भी बढ़ने को दिख सकता है। उसके साथ में जो सेविंग रेट होता है जो कि एक किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है चीन को, इसमें भी कमी आने को मिल सकती है। उसके साथ में जो एक्सपोर्ट होता है चीन का, एक्सपोर्ट से लेकर सारे देश चिंतित है कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है चीन की तरफ, तो उसमें भी कमी आने की आशंका है। उसके साथ में वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के लिए अनफिट मानी जाती है। जैसे आपको पता होगा कि चीन में पीएलए वहां का जो आर्म फोर्सेस है उसे पीएलए कहा जाता है, तो इसमें भी एक कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर एक चाइल्ड है तो उतना फिट प्रोफेशन नहीं माना जाता है आर्म फोर्सेस को, बिकॉज आपका घर परिवार आपको सब आपकी पूरी फैमिली छोड़ के जाना पड़ता है और केवल अगर एक ही बच्चा उसी पर सब आश्रित हो तो उसके लिए भी और परिवार के लिए भी काफी ये कठिन हो जाता है। उसके साथ में इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज जो है जिसे हम बौद्धिक क्षमता कहते हैं और इनोवेशन जो है नए नए आविष्कार जो है उसमें भी कमी आने को दिख सकती है। क्योंकि जो न्यू इनोवेशन रहते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज रहते हैं, ये वहाँ की युवा जनसंख्या द्वारा ही लाए जाते हैं। उसके साथ में जो लिंग अनुपात है जिसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं उसमें भी काफी ज्यादा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ में जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जिसे हम कुल घटक उत्पादकता कहते हैं उसमें भी कमी आने की बात की गई। उसके कुछ कारण बताए गए हैं जैसे कि मार्केट रिफॉर्म्स नहीं लाए गए, समय के अनुसार जो बदलने की जरूरत होती है वो नहीं लाए गए। तो माना जाता है कि अभी का जो आने वाला समय है वो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है, लेकिन वहां पर बैंकिंग, इंश्योरेंस ऐसे सर्विस सेक्टर इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली और उतने ओपन नहीं किए गए कि सरकार के द्वारा इतना उनको बढ़ावा नहीं दिया गया है। इसके अलावा वहाँ की जो गवर्नेंस है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। जो डब्ल्यूटीओ की गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस एक मानक माना जाता है 2006
का देखें तो वहां पर 68% पर चीन खड़ा रहता है, जो कि इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ में एनुअल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 का देखें तो उसमें भी चीन 77वें स्थान पर है, जो कि काफी अच्छा स्थान नहीं है। उसके साथ में तो जब वहाँ की गवर्नमेंट इतनी सजग नहीं है, तो आज की जो एजिंग पॉपुलेशन, जो आज की युवा पॉपुलेशन, वो कल को एजिंग पॉपुलेशन जब बन जाएंगे, तो उसके लिए आप कैसे अच्छे निर्णय ले सकते हैं, उनके लिए कैसे आप अच्छी पब्लिक वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं, राइट। इनमें क्वेश्चन क्या है। उसके साथ में वहाँ पे जो हाई स्कूल पास रेट से उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम वहाँ का अर्बन पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे 90% हाई स्कूल पास रेट है, लेकिन रूरल पॉपुलेशन में 24% है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। और चीन का जो 40% जनसंख्या है वो वहाँ के गांवों में, वहाँ के रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। उसके साथ में एक और अगर हम मानक देखें तो अगर 15 कंट्रियों के अगर हम एक वो माने तो बताया गया है कि 15 कंट्रीज दैट इम्प्रूव फ्रॉम मिडिल टू हाई स्टेटस इन लास्ट 70 years had 75% ऑफ देयर पॉपुलेशन विथ हाई स्कूल पास। तो अगर आपका हाई स्कूल पास ही नहीं है, आपका रूरल पॉपुलेशन केवल 24% पे इंक्लूड रुक जाता है, और वो भी चीन का 40% जनसंख्या है, तो ये चीन के लिए आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा हानिकारक उनकी अर्थव्यवस्था के लिए साबित हो सकता है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं, जो कि है फ्री सेंसरशिप के बारे में। अभी हाल ही में एक सुदर्शन जो न्यूज चैनल है उसका बिंदास बोल जो एक कार्यक्रम रहता है, उसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ। उसके साथ में नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है बैड बॉय बिलियनियर्स करके। इन दोनों पर एक विवाद हुआ कि इनको टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है वेब सीरीज, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले सुदर्शन टीवी का अगर बिंदास बोल देखे तो उनका एक ट्रेलर रिलीज हुआ कुछ सेकंड्स का। उसमें ये माना गया कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स जो है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, उसमें घुसपैठ कर रहा है, और ये एक प्रकार का षड्यंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने का मना कर दिया। इसके ब्रॉडकास्ट पे 28 अगस्त को ये ब्रॉडकास्ट होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो इसलिए ये रुक गया, और आगे देने वाला इस स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। कहा है कि हम ये नहीं स्टे दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है उसको हम जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो अथॉरिटीज है इससे जुड़ी हुई, उनके पास में ये पावर है कि वो किसी भी कंटेंट को रिव्यू कर सकते हैं और रोक सकते हैं। कोर्ट में ये मामला तभी आता है जब कोई लीगल प्रोविजन का वायलेशन हो या उसके विरुद्ध कोई जाके काम करे। तो अभी स्टे देना ये हमारे हाथ में नहीं है। अथॉरिटी के पास में पावर्स है कि वो उसको रिव्यू कर सकते हैं, वो उसको देख सकते हैं। तो जो पिटिशनर है वो अथॉरिटीज के पास में इस चीज ये एक मुद्दा उठा सकते हैं। वही दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था तो उस पर इंटरिम इंजंक्शन लग गया था अंडर सेक्शन 5 और 19 केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो 1995 का है उसके अंतर्गत। तो देख लेते हैं कि जैसे हम अगर दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो इनने पहले इंटरिम इंजंक्शन दे दिया, स्टे लगाने का कर दिया, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड नहीं किया, इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया। तो सेक्शन 5 और 19 जिसके अंतर्गत दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर एक स्टे लगाया था, इंटरिम इंजंक्शन लगाया था, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 प्रोग्राम कोड के बारे में कहता है कि कोई भी चीज जो ट्रांसमिट या रीट्रांसमिट जैसे टेलीकास्ट या रीटेलीकास्ट होने वाली है, तो वो प्रोग्राम कोड के अंतर्गत ही उसकी गाइडलाइन के अंतर्गत ही उसे टेलीकास्ट या री टेलीकास्ट करना चाहिए। उसकी बाद में अगर सेक्शन 19 देखिए तो उसमें भी कहा गया है कि पावर टू प्रोहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन प्रोग्राम्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम जनमानस की दृष्टि से देखिए तो ऐसे प्रोग्राम जो कि रिलीजियन, धर्म, जाति, भाषा या किसी संप्रदाय, समुदाय के अगेंस्ट एक हेटरेट, एक हीन भावना, ठीक है, एक पब्लिक जो ऑर्डर कहता है उसको डिस्टर्ब करे, तो ऐसे पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उन पे एक प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा जो विषय रहा वो था नेटफ्लिक्स का बैड बॉय बिलियनियर के बारे में। तो इनमें उन शख्सियत के बारे में बात की गई जिनके द्वारा एक इकोनॉमिकल फ्रॉड किया गया है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया जनता के साथ में। तो ये उन पर आधारित था कि इनने कैसे फ्रॉड करा, उनके बारे में चर्चा थी।
तो जो सबसे पहले आर्टिकल था वहां पर जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटिशनर को मना कर दिया कि ये हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हाई कोर्ट की जगह आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, कोई रेमेडी के लिए, कोई न्यायिक सहायता के लिए। तो आप सिविल कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट सही जगह नहीं है। उसके अलावा बिहार का जो अरेरा है वहां से जो सुब्रतो रॉय रहे हैं, जो सहारा के हेड थे, उन्होंने उन्होंने भी एक याचिका लगाई। तो वहां का जो सिविल कोर्ट था उन्होंने इसके रिलीज पर स्टे लगाने का ऑर्डर पास कर दिया। तो अगर हम प्रीरियर रिस्ट्रेन की बात करें, अगर हम ऐसे प्रतिबंध की बात करें कि टेलीकास्ट के होने के पहले ही जो प्रतिबंध लगाए गए, तो वो लॉ के किस भाग में आता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोहिबिटिंग द एक्सरसाइज फॉर फ्री स्पीच बिफोर इट कैन टेक प्लेस, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए हमको आर्टिकल 19(1) में जाके देखना पड़ेगा, जहां पे फ्री सेंसरशिप या पीरियड रिस्ट्रेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर आप रिस्ट्रेंट या आप सेंसरशिप तभी लगा सकते हैं जब वो आर्टिकल 19(2) के एक्सेप्शंस में आए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संविधान की दृष्टि से। जो हमारा पहला संशोधन हुआ था संविधान में, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान में। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस हुआ था, जिसमें रोमेश थापर ने एक आर्टिकल पब्लिश करा था जिसमें मद्रास जो उस टाइम का राज्य हुआ करता था, उन्होंने उस पर एक रिस्ट्रेन लगाया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना था। उसके बाद में ये पहला संशोधन लाया गया था। उसके अलावा ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। तो कहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो उसके कुछ मानक दिए गए हैं, जैसे हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है दूसरे स्टेट्स के साथ में वो अफेक्ट हो जाए, या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा है वो अफेक्ट हो, पब्लिक ऑर्डर है जो हमारे समाज में शांति है वो अफेक्ट हो, डिसेंसी या मॉरलिटी जिसे हम कहते हैं वो उससे अफेक्ट हो। उसके अलावा ये कोई कोर्ट की अवमानना करते हैं या ये डिफेमेटरी होते हैं, ऐसे केसेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये हमारा 19(2) जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्लॉज कहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक्चुअल कंटेंट पे यहाँ पर राइटर ने बात की गई कि एक्चुअल कंटेंट को देखकर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ना कि उस पर बनी हुई अवधारणा पर। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी एक पॉइंट होता है। उसके साथ में टेस्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी की भी बात की गई है कि निकटता का परीक्षण करने की बात है कि ये कितना जो स्पीच है ये पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता है, उसके बिहाफ पर ही, उसके उसको मानक रखते हुए ही हमको एक निर्णय देने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं, महत्वपूर्ण समाचार देख सकते हैं। वो क्या है, ये खबर आ रही है इराक से। इराक में यूएस ने ये एक निर्णय लिया है कि जो वहां पे ट्रूप्स मौजूद है उसकी संख्या हम कम करेंगे। जो अभी 5,200 है उसको आधे से भी कम करके अब केवल 2,000 तक रखा जाएगा। तो जैसे आपको पता होगा कि यूएस के ट्रूप्स काफी लंबे समय से इराक में है, तो अब इनकी संख्या जो है उसको कम करने की बात की गई है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इराक में कहीं ना कहीं एक यूएस के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट बना है, खासकर वहाँ के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी डेथ के बाद में, क्योंकि वहां पर एक मिसाइल गिरी जिससे वहां के सैन्य दल द्वारा, जिसके कारण काफी ज्यादा हानि हुई और उनके जो एक जनरल थे सुलेमानी, उनकी भी डेथ हुई। उसके साथ में कहीं ना कहीं यूएस की इलेक्शन आ रहे हैं और वो अब काफी ज्यादा यूएस में ये देखने को मिला है जो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि हम केवल हमारे देश पर ही ध्यान देंगे, और अमेरिका फर्स्ट का जो उनका पॉलिसी है उसके चलते भी ये निर्णय लिया गया है, ऐसा समाचार में दिया गया है। उसके साथ में जो गोल्डन टेम्पल है, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन उसे मिला है। FCRA रजिस्ट्रेशन उस केस में मिलता है जब आप कोई फॉरेन डोनेशन या फंड रिसीव करते हैं। तो वहां पर अभी उनको ये एक रजिस्ट्रेशन, ये उनको एक सर्टिफिकेशन मिल गया है जिसके अंतर्गत अब स्वर्ण मंदिर को जो फॉरेन डोनेशन है वो भी उनको मिला करेगा। उसके अलावा जो तीसरा न्यूज है वो भारत और जापान के संबंध में है। उन्होंने एक लॉजिस्टिक करार करा है जिसके चलते जो भी आदान प्रदान होगा सेवाओं का वो कर सकेंगे। उसके साथ में उनका जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसके लिए भी फोर्सेस का असिस्टेंस एक दूसरे को मिलेगा। आर्म फोर्सेस जो है उनका असिस्टेंस, और जो जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उनका भी। जो चौथा न्यूज है वो कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर के बारे में है। तो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में
एक बड़े क्षेत्र में फायर लग चुकी है, जंगल में वहाँ पे आग लग चुकी है। तो अगर अभी तक का देखें तो 10,100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो बहुत बड़ा वर्क था कैलिफोर्निया का, वहाँ के जंगल जल चुके हैं। जो प्लूमस नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ इसके कारण अफेक्ट हुए हैं। अगला जो न्यूज़ है वो है इंडिया चाइना के 5 प्रिंसिपल पे एक एग्रीमेंट हुआ है। जैसे कि आपको पैंगोंग लेक में उससे पहले भी जो लेह लद्दाख का हिस्सा है, वहाँ पर एक खींचातान हमको देखने को मिल रही थी। चीन और भारत के बीच में टसल देखने को मिली थी। तो अभी रशिया में एक जो शंघाई कॉर्पोरेशन मीट हुआ, वहां पर भी दोनों जो डिफेंस मिनिस्टर वो सामने बैठे आमने सामने, उन्होंने चर्चा करी। तो उन्होंने एक 5 प्रिंसिपल का एक सूत्र उन्होंने तैयार करा है, जिसमें उन्होंने शांति बनाए रखने का एक करार किया है। तो चलिए देखते हैं आगे ये और कितना बना हुआ रहता है और हमें कितनी शांति देखने को मिलती है। उसके साथ में जो छठवां हमारा न्यूज़ है वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो परेश रावल जी को नया वहाँ का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी है बीजेपी के द्वारा अहमदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। आपको पता होगा ये काफी अच्छे कलाकार भी हैं हमारे सिनेमा में, बॉलीवुड में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। और अंत में जो न्यूज है वो हमारे एग्री इंडस्ट्री से, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर माना जाता है, उससे संबंधित है कि मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया है 21 राज्यों में, जो कि हमारे मत्स्य पालन को काफी ज्यादा बूस्ट देगा। तो जिसका बजट निर्धारित निर्धारित किया गया है वो है 20,000 करोड़। तो देखते हैं सरकार के द्वारा काफी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जा रहा है। हमारा जो प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र के है, कृषि है, उससे जुड़े हुए जो गतिविधियां है, उसको काफी सहायता दी जा रही है। तो ये हमारे देश के लिए कितना अच्छा साबित होता है लॉन्ग टर्म में, हम इसे देखते हैं। इसी के साथ आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।